चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखेंगे साइंस वाले पेज से, द हिंदू से। साइंस की जो न्यूज़ आई है वो है तारे के डेथ से रिलेटेड है। जब कोई भी तारा जन्म लेता है तो जैसे ह्यूमन बीइंग होता है ठीक उसी प्रकार से तारे का भी जन्म और डेथ होती है। तो इस बार का जो आर्टिकल आया है साइंस का वो किसी तारे की डेथ से रिलेटेड आया है। बताया गया है वो तारा किस गैलेक्सी में पाया गया था। इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो सुपरनोवा वाली कंडीशन क्या है और दूसरी बात उसका एक्सप्लोजन आखिर होता किस टाइप से है। तो सुपरनोवा मतलब सीधे सीधे आप कहिए तारे में विस्फोट होना। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, जैसे ही वो विस्फोट होता है उसकी एनर्जी जो है ना चारों दिशाओं में फैलने लग जाती है। सुपरनोवा ब्रह्मांड में होने वाली सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक माना जाता है, जिस कंडीशन में कोई बहुत पुराना तारा रहेगा अपने लास्ट के दिन गिन रहा है, मतलब उसकी डेथ होने वाली रहती है, वो विस्फोट होने वाला रहता है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं सुपरनोवा। ये विस्फोट बहुत शक्तिशाली रहता है। एक्सप्लोजन के बाद या तो कोई नया तारा बनेगा या फिर पुराने तारे में विस्फोट होने के बाद वो सफ़ेद ड्वार्फ में बदल जाएगा। जब सुपरनोवा प्रतिक्रिया हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा रोशनी निकलती है जो इतनी चमकीली रहती है कि वो ब्रह्मांड की रोशनी को भी पीछे छोड़ सकती है। और ऊर्जा इतनी ज़्यादा रहेगी कि सूरज अपने पूरे जीवन काल में भी उतनी एनर्जी को कभी वो निकाला नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में बताया जा रहा है डेथ ऑफ ए जाइंट स्टार। एस्ट्रोनॉमर्स हैव इमेज्ड द एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ ए रेड सुपर जाइंट स्टार। ठीक है, यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करते हैं रेड सुपर जाइंट स्टार को। ठीक है, स्टार तो हमने सुना ही है, लेकिन इसमें रेड सुपर जाइंट स्टार हम किसको कहेंगे, जिसका डायामीटर बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। ये सूरज है और इसका जो डायामीटर है ना, नॉर्मल किसी तारे से इसका डायामीटर बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स लोगों ने उसकी इमेज ली है, किसकी, एक्सप्लोसिव डेथ की, एक रेड सुपर जाइंट स्टार की। रेड सुपर जाइंट स्टार हम उसको कहेंगे जो तारा अपनी डेथ वाली पोजीशन में है, अब उसका विनाश होना चालू हो गया है, वो सिकुड़ना चालू हो गया है। ऐसा माना जाता है कि ये यदि कोई तारा है, ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, ये कंटिन्यू हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर के क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते रहते हैं। हाइड्रोजन हीलियम बनाते रहता है और इसको एनर्जी मिलती रहती है और यहाँ तक कि इसका साइज भी बड़ा होते जाता है। लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो कम होते जाती है तो ये सिकुड़ने लग जाता है और इसका कलर भी जो है अब वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। जैसे कि पहले हो सकता है हल्का पीलापन लिए रहा हो या वाइट रहा हो, तो वो धीरे धीरे रेड में तब्दील होते जाता है। ये कहलाता है रेड सुपर जाइंट स्टार। तो ऐसे ही रेड सुपर जाइंट स्टार को वैज्ञानिक लोगों ने इमेज्ड किया है, ठीक है, उसके एक्सप्लोजन को। लगभग इसके प्रकाश को वो 130 दिन तक देखते रहे थे। आफ्टर विच इज फॉर्म ए सुपरनोवा, इसके बाद ये सुपरनोवा वाली कंडीशन में पहुंच गया। द स्टार इज लोकेटेड इन NGC 5731। ये गैलेक्सी का नाम बताया गया है NGC 5731। यहाँ पर इस तारे की लोकेशन बताई गई है और ये जो गैलेक्सी है हमारे अर्थ से 120 मिलियन लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर जो रहता है वो दूरी का मात्रक है। ठीक है, लंबी खगोलीय दूरियों के मापन के लिए प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है। दिस डिस्कवरी वाज पब्लिश्ड इन एस्ट्रोफिजिकल जर्नल। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखेंगे बायोफिल्म से रिलेटेड। तो बायोफिल्म्स हम किनको कहेंगे, क्लस्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के समूह, क्लस्टर को हम बायोफिल्म्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप समझते ही सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है, बैक्टीरिया हो गए, इसमें वायरस हो गए। तो बायोफिल्म्स आर क्लस्टर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट स्टिक टू नॉन बायोलॉजिकल सरफेस। ये किन पर जाकर के चिपक जाते हैं, नॉन बायोलॉजिकल सरफेस में, जैसे कि रॉक्स इन ए स्ट्रीम एज वेल एज टू सरफेसेस ऑन प्लांट की रूट या फिर इन एनिमल की एपिथेलम में भी ये पाई जाती है। ये जो ग्रुप्स रहते हैं आर ऑफन इनकेस्ड इन एन आउटर पॉलीमर लेयर। ठीक है, यहाँ पर जो इनकेस्ड वर्ड आया है इसका हम मीनिंग देख लेते हैं पहले। इनकेस का मतलब होता है इनक्लोज या फिर कवर्ड, ठीक है, आच्छादित जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो ये लोग किस में कवर्ड रहते हैं, इन एन आउटर पॉलीमर लेयर। इनको आउटर पॉलीमर लेयर कैसे करके रखती है, कवर्ड करके रखती है। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बाय द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द कॉलोनाइज्ड होस्ट। ये किस कारण से हुआ है, ये हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा या फिर डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द कॉलोनाइज्ड होस्ट के माध्यम से। Biofilm formation is extremely widespread in nature and appears very early in the fossil record. Biofilm development also occurs in vastly diverse range of microorganisms, including those that have changed little over the time.
अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ देख लेते हैं ब्यूटी इन बायोफिल्म्स। ठीक, बायोफिल्म्स की ब्यूटी से रिलेटेड ये बातें कुछ यहाँ पर बताई गई हैं। बैक्टीरियल बायोफिल्म की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हैव बीन फाउंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ठीक है, बैक्टीरियल बायोफिल्म्स हमें ऐसे कुछ पाए गए हैं जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को बना रहे हैं। साइंटिस्ट राइटिंग इन सेल डिस्कवर्ड दिस फीचर ऑब्जर्व अर्लियर ओनली इन हायर प्लांट इन एनिमल। ऐसा कुछ जो लक्षण था वो पहले वैज्ञानिकों को हायर प्लांट्स और एनिमल में देखने को मिलता था। ये जो चीज़ है, ये जो खोज है, वो ये सजेस्ट करती है सेल पैटर्निंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, सेल का पैटर्न कब, डेवलपमेंट के टाइम में, इज़ मोर एंशियंट दैट नॉन। मतलब कि जितना हम सोच रहे थे कि हो सकता है ये अभी अभी की बात हो, लेकिन ये बात काफ़ी पुरानी है। बायोफिल्म्स प्रिवेट ए रेंज ऑफ एरियाज, मेडिसिन से लेकर के फूड इंडस्ट्री। तो बायोफिल्म का एरिया बताया गया है कि ऐसा नहीं है हर कोई व्यक्ति इससे इसके टच में रहता है। इसका यूज़ होता है मेडिसिन से लेकर के फूड इंडस्ट्री में। इसके बाद वाली जो साइंस की न्यूज़ है वो हमारी एक्सरसाइज को लेकर के है। डेली डेली जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्लैक्सिड। ठीक है, वर्ब की तरह इस वर्ड को इस्तेमाल किया गया है टू बेंड और मूव लेग आर्म मस्कल एटीसी इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज इट। इसका मतलब ये है कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसी को यहाँ पर फ्लैक्सिड कहा गया है। फ्लैक्स इट फॉर द ब्रेन, मतलब कि आप एक्सरसाइज करिए अपने ब्रेन के लिए। आप यदि एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रेन बढ़िया रहेगा। वैन एल्डरली पीपुल एक्सरसाइज, जब जो बूढ़े लोग हैं वो एक्सरसाइज करते हैं, देयर ब्रेन्स प्रोड्यूस मोर ऑफ ए क्लास ऑफ प्रोटीन, तो उनका दिमाग और भी ज़्यादा प्रोटीन का को प्रोड्यूस करता है। दैट इन्हेंस देयर साइनेप्सिस। तो ये प्रोटीन क्या काम करेगा, उनके साइनेप्सिस को इन्हेंस करने का काम करेगा। यही एक न्यूज़ आई है। यहाँ पर साइनेप्सिस का मतलब रासायनिक अंतन ग्रंथन बताया गया है। और भी थोड़ा सा यदि इसको जस्ट थोड़ी सी नॉलेज यदि आप रखना चाहो तो साइनेप्सिस एक जंक्शन रहता है किस किस के बीच में, नर्व सेल्स के बीच में। दो ठो ये नर्व सेल्स रहती हैं। इसमें कंसिस्ट रहता है ऑफ ए मिनट गैप अक्रॉस विच इम्पल्सिस पासिस बाय डिफ्यूजन ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, हीट एट फिश। ग्लोबल वार्मिंग के चलते चलते जानवरों की बॉडी में किस प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। एक टीम है क्लाइमेट साइंटिस्ट लोगों की, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था कंडीशन ऑफ वार्म पीरियड। वार्म पीरियड की जो कंडीशन है इसको इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करा सबसे पहले तो। द इमियन इंटरग्लेशियल, ये टाइम बताया गया है 1,25,000 ईयर सेगो की कंडीशन इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट करी। फ्रॉम सेडिमेंट सैंपल टेकन फ्रॉम द हम्बोल्ट करंट सिस्टम ऑफ पेरू। ठीक है, हम्बोल्ट करंट सिस्टम ऑफ पेरू, यहाँ से इन्होंने कुछ सेडिमेंट उठाए या उसको सैंपल लिए और फिर उन्होंने क्या काम करा, रिकंस्ट्रक्ट किया कंडीशन ऑफ वार्म पीरियड की। दे शोड दैट वार्मिंग कुड फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल गोबी। आगे इसमें बताया जाता है कि इस अध्ययन में आगे ये बात पता चली है कि ये जो वार्मिंग वाला इन्वायरमेंट इन्होंने तैयार करा है, ये फेवर किस चीज़ का कर रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल गोबी लाइक फिशेस का। इसके अलावा कॉज लार्जर फिशेस लाइक एंकोवी दैट आर यूजफुल एज फूड टू वेनिश। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। 5 स्टेट में चुनाव होने वाले हैं। 10 फरवरी से ये चालू होंगे और 7 मार्च तक चलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट का नाम दिया गया है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। ठीक है, 7 फेज़ में उत्तर प्रदेश में ये चुनाव होगा, पंजाब में सिंगल फेज़, उत्तराखंड में सिंगल फेज़, मणिपुर में 2 और गोवा में 1। एक चीज़ ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीट है, पंजाब में 117 है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है और गोवा में 40 विधानसभा की सीटें हैं। तो ये काम किसने किया है, ये काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। असेंबली इलेक्शंस इन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर विल बी हेल्ड बिटवीन फरवरी 10 एंड 7 मार्च। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस ऑन सैटरडे। तो चुनाव की घोषणा कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने का काम करता है। इसमें बताया जा रहा है, देखो, द कमीशन बैंड ऑल फिजिकल कैंपेनिंग टिल 15 जनवरी। 15 जनवरी तक आप जो है कोई भी फिजिकल कैंपेन नहीं कर सकते हो ड्यू टू कोरोना केसेस इंक्रीजिंग। आगे इसमें बताया जा रहा है कि चुनाव यदि करवा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कौन कौन सी सावधानियां उसकी तरफ से बरती जा रही हैं। तो मिस्टर चंद्रा का कहना है, नो रोड शो
पद यात्रा, साइकिल और बाइक रैली। व्हीकल रैलीज एंड प्रोसेशन एज वेल एज फिजिकल रैलीज वुड बी अलाउड टिल 15 जनवरी। 15 जनवरी तक ना कोई पद यात्रा होगी, ना कोई रोड शो, ना साइकिल, ना बाइक रैली निकाल ली जाएगी। इसके अलावा एक बात और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ध्यान में रखी गई है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कैसा रहा। एज ऑन फ्राइडे 95.8% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट इन गोवा हैड रिसीव्ड बोथ डोजेस ऑफ वैक्सीन। 95.8% जनसंख्या ने दोनों डोज लगवा चुकी है। कहाँ? गोवा में। 82.39% उत्तराखंड के लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। 45.6% पंजाब में और 44.8% मणिपुर में और 52% उत्तर प्रदेश में दोनों डोज लगवा चुके हैं। आगे बताया जा रहा है इन टोटल मोर देन 15 करोड़ पीपल इन द 5 स्टेट हैड रिसीव्ड एटलीस्ट 1 डोज एंड 9 करोड़ हैड गॉट बोथ डोज। 9 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग गया है वैक्सीन का और 15 करोड़ लोगों को एक डोज लगा है। आगे चंद्रा का कहना है कमीशन आल्सो रिव्यूड द वीकली पॉजिटिविटी रेट। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कैसा रहा? 0.24% और उत्तराखंड में 1.01, पंजाब में 2.1%, मणिपुर में 1.1 और गोवा में 13%। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और अमेरिका के ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, इंडिया अमेरिका के रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर। इंडिया टू एक्सपोर्ट मैंगो टू यूएस आफ्टर किया, मतलब काफ़ी लंबे गैप के बाद अमेरिका को हम मैंगो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। After over 2 years, India is set to export mangoes to US under a new framework agreement signed between US Department of Agriculture and Department of Agriculture and Farmer Welfare of India। दो डिपार्टमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसी के तहत ही अब इंडिया मैंगो को एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसके अलावा न केवल मैंगो बल्कि अनार, पोमेग्रेनेट एंड पोमेग्रेनेट एरिल to the US. India did not export mangoes to US for 2.5 years as the US phytosanitary inspector did not visit during 2020 and 2021। वहाँ का जो फाइटोसैनिटरी इंस्पेक्टर है ना वो विजिट नहीं कर पाया था, इसी के चलते चलते ये ट्रेड रुक गया था। द न्यू एग्रीमेंट आल्सो कवर्स पोमेग्रेनेट, इसमें पोमेग्रेनेट अनार भी शामिल है। बोथ आइटम विल बिगिन अराइविंग इन द US फ्रॉम फरवरी। अंडर दिस एग्रीमेंट इंडिया विल इम्पोर्ट अल्फा है एंड चेरीज फ्रॉम द US फ्रॉम अप्रैल। हम इधर आम और अनार का एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ से हम खरीदेंगे अल्फा है एंड चेरी। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में महाराष्ट्र किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, सरकार कौन कौन से प्रयास कर सकती है, हमें क्या करना चाहिए शिक्षा के फील्ड में लोगों को एजुकेट करने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से हम सीख सकते हैं। ए विलेज ऑफ बुक्स इन ऑल महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, महाराष्ट्र के अब जो गांव है ना वो विलेज ऑफ बुक्स बनने वाला है। इट सीक्स टू पॉपुलराइज मराठी बुक्स। मेन उद्देश्य ऐसा है कि मराठी की जो किताबें हैं और भी हम उनको कैसे पॉपुलर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मराठी लैंग्वेज को भी काफ़ी इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। ए विलेज ऑफ बुक्स इंस्पायर्ड बाय द फेमस टाउन ऑफ हे ऑन वे इन वेल्स। एक फेमस टाउन है हे ऑन वे इन वेल्स में, द UK, विल सून बी इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अब यही जो चीज़ है महाराष्ट्र में हमको देखने को मिलेगी हर जिले में। द इनिशिएटिव टेक्स इट्स क्यू फ्रॉम सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन मई 2017 इन द विलेज ऑफ भिलार नियर द हिल स्टेशन ऑफ महाबलेश्वर। हिल स्टेशन है महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, उसी के पास में है भिलार गांव। 2017 में ये इस प्रकार का जो कार्यक्रम है लॉन्च किया गया था। अब इसी को सरकार चाह रही है कि हर जिला में हम लागू करें। द प्रोजेक्ट सीक्स टू पॉपुलराइज मराठी बुक्स एंड नर्चर द रीडिंग हैबिट। इसके अलावा रीडिंग की जो हैबिट है उसको हम कैसे करके इंक्रीज कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा था स्टेट गवर्नमेंट्स मराठी लैंग्वेज डिपार्टमेंट ऑन जनवरी 4 इशू ए रेजोल्यूशन अनाउंसिंग द विलेज ऑफ बुक्स भिलार स्कीम टू कम अप इन 1 विलेज ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, हर जिले के एक गांव में ये सुविधा अब होने वाली है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द स्कीम 6 सच विलेजेस विल बी सेट अप इन एवरी रेवेन्यू डिवीजन। हर एक जो रेवेन्यू डिवीजन होता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर 6 गांव अभी सिलेक्ट किए जाएंगे। इन द सेकेंड फेज एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव 1 सच विलेज। हर जिला में एक ऐसा गांव मिल जाएगा फिर आपको। फंडिंग है 197.9 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट। कंडीशन बताई गई हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया रिक्वायर विलेजेस टू बी कनेक्टेड टू टूरिज्म। ऐसा गांव जो कि टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स पाए जाते हैं।
पिलजर्म्स आते हैं, या फिर साइट ऑफ लिटरेरी इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा हो, या फिर एज सेंटर्स ऑफ एग्रो टूरिज्म रहा हो। विलेजेस नॉन फॉर देयर कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड क्लीनिनेस विल बी प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटी किस किस को दिया जाएगा, ठीक है, कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वो गांव जाना जाता है, पीसफुल वातावरण है वहाँ का, एंड साफ सफाई बढ़िया है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इफ़ रेजिडेंट्स आर रेडी टू कोऑपरेट एंड पार्टिसिपेट, द विलेज ग्राम पंचायत कैन मेक अवेलेबल द नेसेसरी स्पेस। कितना, मिनिमम 10 रूम्स ऑफ 250 स्क्वायर फीट ईच इज़ रिक्वायर्ड। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और सैनिटाइजेशन ग्राम पंचायत के अंडर में रहेगा। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है। कुछ कुछ इसकी खासियत हैं जिनको हम देख लेते हैं। तेजस में एक साथ 9 तरह के हथियार लोड और फायर किए जा सकते हैं। तेजस में एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी हम लगा सकते हैं। तेजस पर हवा से हवा में, हवा से धरती और हवा से पानी पर भी हमला करने वाले हथियार हम लोड कर सकते हैं। तेजस विमान एक सुपरसोनिक फाइटर जेट होता है जो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। इसमें जैमर प्रोटेक्शन तकनीक है ताकि दुश्मन की सीमा के करीब उसका कम्युनिकेशन बंद ना हो, ठीक है। तेजस को 42% तक कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से इसको बनाया गया है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम दिया था। हिस्ट्री हम देख रहे हैं। अगस्त 1983 में हल्का युद्धक विमान यानी कि तो जो LCA है, जिसको हम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी। कब, 1983 में। इसके 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी, और फिर साल 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस फाइटर जेट को तेजस का नाम दिया था। इस फाइटर जेट का ये नाम संस्कृत भाषा के 20 नामों में से चुना गया है। संस्कृत में तेजस शब्द का मतलब होता है असीम शक्ति, यानी कि सबसे शक्तिशाली। अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो न्यूज़ में बताया गया है LCA MK1A टू टेक फ्लाइट इन जून। तो जून के महीना से ये उड़ान भर सकता है, हमारी एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। ए लार्जर एयरक्राफ्ट विल बी रोल्ड आउट बाय ईयर एंड, या फिर अर्ली 2023। इसकी रोल आउट कब तक हो सकता है, 2023 तक या फिर 2022 के एंड तक, ऐसा HAL कंपनी के MD का कहना है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड ने ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जितने भी ऑल लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हैं तेजस, in the final operational clearance variant to the Indian Air Force in 2022, जबकि the LCA MK1 with the specific enhancement will take flight by middle of this year। दो बात यहाँ करी जाती हैं, LCA तेजस और LCA MK1A के बारे में, ठीक है। कब तक ये हमें एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे, सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। आगे इसमें LCA MK2 के बारे में भी बताया जाता है। इसके फीचर्स बताए जाते हैं, इन्हेंस्ड रेंज में मिलेंगे। इसके अलावा काफ़ी सहन शक्ति वाला ये रहेगा। इसमें इंक्लूड है ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, OBOGS शॉर्टकट में, विच इज़ बीइंग इंटीग्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, और ऐसा ये इंटीग्रेशन पहली बार हो रहा है, ठीक है। हैवी स्टैंड ऑफ वीपन्स विल आल्सो बी इंटीग्रेटेड ऑन द MK2। द MK2 विल बी ए हैवियर एंड मच मोर कैपेबल एयरक्राफ्ट देन द करंट LCA वेरिएंट। करंट जो LCA के हमारे पास वेरिएंट है उससे ये ज़्यादा मजबूत और भारी माना जा रहा है, ठीक है। एयरक्राफ्ट 1350 mm लॉन्गर, फीचरिंग कैनार्ड्स एंड कैन कैरी ए पेलोड ऑफ 6500 किलो कंपेयर टू 3500 किलो बाई LCA। LCA 3500 किलो तक उठा सकता है, तो 6500 उठा सकता है ये MK2 वाला। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के ट्रेड वाले रिलेशन से रिलेटेड। इंडिया ने टॉप करा है श्रीलंका के टूरिज्म वाली लिस्ट में, मतलब ये है सबसे ज़्यादा इंडियंस ही श्रीलंका घूमने के लिए जाते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग्स, रामायणा ट्रायल हैव बिकम फेवरेटिस ऑफ इंडियन विजिटर। सबसे ज़्यादा लोग कई के लिए जाते हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन शादी ब्याह के हिसाब से, और रामायणा ट्रेल के हिसाब से भी लोग घूमने जाते हैं। न्यूज़ की तरफ चले तो बताया जा रहा है इंडिया ने टॉप करा है श्रीलंका के टूरिज्म अराइवल के मामले में इन दिसंबर एंड द इंटायर ईयर। न केवल दिसंबर के महीने में बल्कि पूरे सालाना यदि आंकड़ा देखोगे तो इंडिया सबसे टॉप पे रहा। अकॉर्डिंग टू द डाटा पब्लिश बाय द श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डाटा किसने जारी करा है, ये जारी करा है श्रीलंका टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ 2020 बिगनिंग अप्रैल 2020 की बात हो रही है, श्रीलंका शट्स इट्स बॉर्डर फीयरिंग इम्पैक्ट कोरोना केसेस। अप्रैल 2020 में श्रीलंका ने टूरिज्म सेक्टर को मना कर दिया, केसेस बढ़ रहे थे, विच वाज देन मेकिंग ग्लोबल हेडलाइंस फॉर मैनेजिंग द पेंडेमिक वेल। तो उस टाइम में लगा कि नहीं श्रीलंका बढ़िया से हैंडल कर रहा। इट वाज ओनली इन दिसंबर 2020 दैट द कंट्री हैड ग्रेजुअली ओपनड अप टू रिकवर फ्रॉम सीवियर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक दैट हैड हिट्स इट्स टूरिज्म सेक्टर। लेकिन फिर बाद में श्रीलंका क्या काम किया, यार टूरिज्म सेक्टर तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, टूरिज्म को खोल दो।
थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर रहा है टूरिज्म के हिसाब से भी देखा जाए तो। फिर भी 2021 में हमें देखने को मिला ग्रेजुअल इंक्रीज इन द टूरिस्ट पिकिंग अप इन द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर। दिसंबर के महीने की बात करी जाती है, श्रीलंका ने रिकॉर्ड किया था 89,506 टूरिस्ट अराइवल्स, ठीक है। 89,500 टूरिस्ट यहाँ पर आए थे, ऑफ हुम 23,566 या फिर 26% इंडिया के रहे थे। डाटा शोड सिग्नलिंग दैट इंडिया हैड रीगेन्ड इट्स स्पॉट एज द लार्जेस्ट सोर्स मार्केट इट्स टूरिज्म सेक्टर। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का डाटा देखोगे 56,268 टूरिस्ट, अबाउट 42% ऑफ द विजिटर अराइव्ड इन कोलंबो फ्रॉम इंडिया। फिर अगेन द हाईएस्ट नंबर फ्रॉम ए कंट्री रिकॉर्डेड लास्ट ईयर फॉलोइंग रसिया एंड यूके एंड जर्मनी। तो इंडिया, रसिया, ब्रिटेन और जर्मनी। आगे यहाँ पर देखिए श्रीलंका की कमाई के बारे में बात करी जाती है। द सेक्टर्स रिकवरी इन 2021 वाज स्लो। 2021 में तो कमाई कम हुई विथ 1,94,495 टूरिस्ट थ्रू दिस ईयर, ठीक है। प्री पेंडेमिक द टूरिज्म सेक्टर जनरेटेड $4 बिलियन, इट ड्रॉप टू $682 मिलियन इन 2021 एंड $82 मिलियन अंटिल अक्टूबर इन 2021। किस प्रकार से गिरावट यहाँ पर आती जा रही, देखो 4 बिलियन पहले था, उसके बाद कम हुआ तो कितना हो गया, $682 मिलियन हो गया 2021 में, फिर $82 मिलियन हो गया अक्टूबर 2021 तक। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं ओरांग नेशनल पार्क से रिलेटेड, ठीक है। ये जो मैप है आप पूरा देख रहे हैं, ये इस प्रकार से असम राज्य का सीमा दिखाई गई है और लगभग ये यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे आप जाओगे, ये अपनी हो गई ब्रह्मपुत्र रिवर, तो उसी के किनारे पर स्थित है ओरांग नेशनल पार्क। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है तो इसको हम देख लेते हैं। कुछ बातें हैं जो हम ओरांग, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, इसके फैक्ट देख लेते हैं। द ओरांग नेशनल पार्क इज ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड इन द डेरांग एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम के 2 जिले हैं जहां पर यह फैला हुआ है। द पार्क इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी के नॉर्थ तरफ में ये स्थित है। इसकी लोकेशन हमें बहुत याद रखना है। आगे बताया जा रहा है द ओरांग नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क। 2 नाम से इसको जाना जाता है, एक तो मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। 1915 में क्या हुआ था, ओरांग वाज डिक्लेयर्ड ए गेम रिजर्व के रूप में। ओरांग गेम रिजर्व वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन 1985, बाद में फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया। 1992 में क्या होता है, द पार्क वाज रीनेम्ड एज राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, बट दिस एक्शन हैड टू बी रिवर्स ड्यू टू पब्लिक प्रेशर अगेंस्ट द रीनेमिंग। द सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क इन 1999। द टोटल एरिया है 78.81 वर्ग किलोमीटर का। द नेशनल पार्क हैज़ नाउ बीन रीनेम्ड एंड इज ऑफिशियली कॉल्ड द राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। कौन कौन से जानवर देखने को यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, इसके लिए ये फेमस है। 1 हॉर्न राइनोर्स, ठीक है, 1 सींग वाले गैंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। लेपर्ड, एलिफेंट, सांभर, बार्किंग डियर और टाइगर, ठीक है। वेराइटीज ऑफ वाटर बर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ग्रीन पीजन, फ्लोरिकन, टील, गूस, etc। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर वेराइटीज ऑफ फिशेस। फिश भी यहाँ पर कई प्रजाति की पाई जाती हैं। द पार्क इज आल्सो फेमस फॉर इट्स माइग्रेटरी बर्ड्स लाइक मिल्की वाइट पेलिकन्स। थोड़ी सी हिस्ट्री यदि आप देखोगे तो 1900 तक द पार्क वाज इनहेबिटेड बाय द लोकल ट्राइब्स। यहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती थी। ऑन अकाउंट ऑफ एन एपिडेमिक डिजीज, बाद में कोई बीमारी फैलती है जिसके चलते जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना इस एरिया को छोड़कर चली गई। 1915 में ओरांग वाज डिक्लेयर्ड ए गेम रिजर्व। इसके नोटिस नंबर दिया हुआ है। द गेम रिजर्व केम अंडर द कंट्रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर।